हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट दो लेक्चर जो थे वो आपने देख लिए। लास्ट लेक्चर में तो हमने एंथैल्पी के बारे में फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ तक हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। देखिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है कि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, पर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। हमेशा कुछ एनर्जी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अभी क्या बोला है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बेस। अगर 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा HCl प्लस NaOH, सिंपल रिएक्शन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये लिखा जाएगा NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी और इसको ही बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सब एक एक मोल होंगे तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो असलियत में ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये रहती भी फिक्स है, ये रहती है हमेशा माइनस, क्योंकि रिलीज होती है -57.3 किलो जूल पर मोल। हमेशा 57.3 किलो जूल पर मोल रहती है ये एनर्जी, ये फिक्स्ड है। या कैलोरी में देखेंगे तो 13.9 किलो कैलोरी। 1 मोल में से इतनी एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो उसमें यही जो है हम लोग यानी एनर्जी पकड़ते हैं, या इतनी एनर्जी ही प्रैक्टिकली रिलीज होती है 57.3। ये फिक्स्ड है मेरे दोस्तों, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड -57.3 किलो जूल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा? ये H प्लस और Cl माइनस आयन में डिवाइड होगा रिएक्शन के समय। ये Na प्लस और OH माइनस के इसमें डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट? और ये Na प्लस और Cl माइनस ये भी होगा, और वाटर। असलियत में आप देखो तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन के समय ये तो अलग अलग हो सकते हैं, जो बाकी के यानी एसिड में जो नेगेटिव आयन है और बेस में जो पॉजिटिव आयन है वो तो अलग अलग हो सकते हैं, पर असलियत में ये जो रिएक्शन है ये H प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन OH माइनस गिव्स H2O, ये रिएक्शन मेन है। असलियत में आपको ऐसा याद नहीं रखना है। देखिए, एसिड तो कुछ भी हो सकता है, जैसे H2SO4 भी हो सकता है एसिड, तो वो तो 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, अभी उसके ऊपर भी सम करेंगे। असलियत में जब एक H प्लस आयन एक OH माइनस आयन के साथ मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये आप मेनली याद रखें कि 1 मोल ऑफ H प्लस आयन and 1 mole of OH minus ion when it forms 1 mole of H2O, that is water molecules का 1 मोल बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल, समझ में आया? अभी इसके रिलेटेड ही एक दो सम हम लोग करेंगे। जैसे बोला है 300 ml of 0.2 मोल HCl, 2 मोलर HCl, 200 ml of 0.2 मोल ऑफ NaOH, फाइंड द हीट रिलीज्ड। तो मैं क्या करूंगा, 0.2 मोलर ऑफ HCl है तो इसके नंबर ऑफ मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इजंट इट? वॉल्यूम इन लीटर। अगर HCl का ले लूं मैं तो HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? देखिए, ये ऊपर चला जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी इसकी कितनी है? 0.2, और वॉल्यूम कितना है? 300 ml है, तो इनटू 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.3 लीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0.06 मोल्स हो जाएंगे। वैसे ही NaOH का कीजिए, NaOH का कितना आएगा? मोलार तो 0.2 है, पर इसके ml कितना है? ये HCl के लिए था, ये NaOH के लिए कर रहा हूं मैं, तो 0.2 इंटू
0.2, तो ये 0.04 मोलार हो जाएगा। समझ में आया? अभी रिएक्शन तो HCl प्लस NaOH है, गिव्स NaCl प्लस H2O। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 0.6 मोल्स था, ये 0.04 मोल्स था, तो रिएक्शन में क्या लेंगे हम लोग? 0.04 जो मिनिमम है। तो इसका भी 0 पॉइंट, क्योंकि ये 1 मोल और ये एक रिएक्शन क्या बताता है? इसका 1 मोल और इसका 1 मोल चाहिए, तो इतना बनेगा, isn't it? तो अगर ये 0.6 है, HCl है, तो ये भी 0.6 लगेगा, पर वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अवेलेबल 0.04 है। पर अगर ये 0.04 ये अवेलेबल है दोनों, अगर ये 0.06 लूं तो मुझे ये भी 0.06 लगेगा, पर ये तो 0.06 नहीं है, ये कितना है? 0.04। तो अगर ये 0.04 लूं तो वो भी 0.04 लगेगा, क्योंकि रेशियो 1:1 है ना दोनों का। तो इसका 0.02 बच जाएगा। उसका हमको क्या करना है? रिएक्शन में जब रिएक्शन होगा 1 मोल का, तो इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो इसका 0.04 लिया, तो इसका भी 0.04 यूज करेंगे, बाकी 0.02 बच गया, उसका कुछ नहीं करना। तो ये 0.04 है और ये 0.04 है, तो वाटर भी 0.04 ही बनेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, दिस इज पर मोल, isn't it? तो डेल्टा एन न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन के लिए कितना होगा? -57.3 इंटू 0.04। क्योंकि 1 मोल का मुझे पता है, मैं क्या कर सकता हूं? 1 मोल का इतना है, 1 का इतना, तो 0.04 का कितना हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। तो जो भी आंसर आया, 4 3 12, 4 7 28, 29, 4 5 20, 22, तो 1 2 3 माइनस के साथ किलो जूल आंसर आएगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं? आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें, तो फिर हम लोग आगे करते हैं। तो देखो यहाँ पर और एक सम है। क्या बोला है? 300 ml ऑफ 0.2 मोलार H2SO4 एंड 600 ml ऑफ 0.2 मोलार ऑफ NaOH। फाइंड द हीट रिलीज्ड बोला है। अगर फाइंड द हीट रिलीज्ड बोला है तो कैसे करेंगे? देखिए H2SO4 इसके अभी मैंने बताया आपको कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल 0.2 है, मोलैरिटी 0.2 है, सॉरी। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर 0.3 है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ जाएंगे? H2SO4 के, तो 0.06, isn't it? मोल्स कितने हैं? 0.06। अच्छा, और इसके 600 ml ऑफ 0.2 मोलार ऑफ NaOH, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर से 0.6 इंटू 0.2, तो ये 0.2 मोलैरिटी है और वॉल्यूम, तो मुझे लग रहा है 2 6 12, तो 0.12 हो जाएंगे मोल्स ऑफ NaOH। यहां पर मोल्स ऑफ ये किसके? H2SO4 के मोल्स हैं। ये किसके मोल्स है? NaOH। अभी ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, अभी एक H2SO4 कितने H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है? 2। ये डायबेसिक एसिड है, 1 2 रिलीज कर रहा है। तो अगर H2SO4 के मोल 0.06 है, तो H प्लस आयंस के मोल्स कितने होंगे? 0.06 इंटू 2 यानी 0.12। ये भी ध्यान में रखना होता है। यहां पर कितने हैं? NaOH के मोल्स इतने हैं, पर NaOH भी है तो उतने ही। 1 मोल NaOH, 1 ही OH माइनस आयंस रिलीज करेगा, तो मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस कितने हैं? 0.12 ही। यहां पर
एक H2SO4 दो रिलीज कर रहा है, तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयंस कितना होगा 0.06 इंटू 2, तो 0.12। तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन गिव H2O, तब एनर्जी रिलीज कितनी होती है -57, ये एंथैल्पी चेंज होती है -57.3 एक मोल के लिए, पर अभी 0.02 है, दोनों भी 0.12 है, दोनों भी 0.12 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 57.3 इंटू 0.12, इतना एंथैल्पी चेंज होगा। तो 12 3 जा 36, 12 7 जा 84 87, 12 5 जा 60 68। समझ में आ रहा है? 1 2 3 1 2 3, ये -6.876 किलो जूल है। किसका? एंथैल्पी चेंज, यानी हीट रिलीज कितना होगा। मैंने हीट रिलीज पूछा है तो डायरेक्ट आप आंसर दोगे सर उसमें माइनस साइन नहीं लगानी है, माइनस साइन इटसेल्फ इंडिकेट्स की हीट रिलीज हुई है। तो 6.786, साइन भी कई बार ऑप्शन में प्लस साइन भी होता है माइनस। अगर एंथैल्पी चेंज पूछेंगे तो मैं माइनस लगा के बताऊंगा, पर अगर हीट रिलीज क्वेश्चन में होगा तो माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, बाद में तो सिर्फ इतना ही आंसर दूंगा। समझ में आ रहा है? पर सर आपने तो बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, पर अगर वीक एसिड और वीक बेस हो तो बराबर है। अगर वीक एसिड और वीक बेस होगा तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 57.3, इस वैल्यू से लेस आएगा अगर वीक एसिड एंड वीक बेस होगा। तो वीक बेस और वीक एसिड होगा तो उतना इससे वैल्यू कम आने वाली है, 57.3 नहीं आएगा, फिर 50 आएगा, 45 आएगा, जो भी आएगा इससे कम ही आएगा। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। देखिए यहां पर HCl और NaOH था, इससे NaCl प्लस H2O बना। ये एनर्जी किसकी है? न्यूट्रलाइजेशन H प्लस और OH माइनस जब जुड़ेंगे तब एनर्जी है, इजंट इट? अगर मैं स्टेप वाइज सुनो, आप कल का हेसिस लॉ याद कीजिए। हेसिस लॉ क्या बोलता है? हेसिस लॉ ये बोलता है कि जो पूरा एंथैल्पी चेंज होता है वो स्टेप वाइज कितनी एनर्जी खर्चा हुई उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको कल भी बताया था कि यहां से मैं पुणे गया 300 रुपए लगे, पुणे से बॉम्बे गया 200 रुपए लगे, तो टोटल खर्चा कितना है 500 रुपए। यही हेसिस लॉ बोलता है कि हर स्टेप में एनर्जी खर्चा हुई या कितनी एनर्जी दी गई ली गई, उन सबका समेशन करेंगे तो नेट एनर्जी चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी खर्चा होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, वो होती है 0। they dissociate without consuming any energy। उनको पानी में डालो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उनके ऊपर कुछ भी एनर्जी खर्चा नहीं होती है। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी जब स्प्लिट होगा इसके ऊपर कुछ भी एनर्जी खर्चा नहीं होगी, वो एज इट इज स्प्लिट हो जाएगा, नो एनर्जी इज कंज्यूम। पर जब ये H प्लस और ये OH माइनस जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है 57.3 किलो जूल। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब डिसोसिएट होते हैं तब एनर्जी बिल्कुल भी खर्चा नहीं होती है, इजंट इट? और ये H प्लस और OH माइनस जुड़ने की एनर्जी, यानी जब वो जुड़ेंगे उसकी एनर्जी ये होती है। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें तो मैं वीक एसिड और वीक बेस के बारे में चर्चा करता हूं। ये स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। मान लीजिए कि मैंने CH3COOH प्लस NaOH लिया, तो बनेगा क्या? CH3COONA और H2O बनेगा। सही है बात? हाँ सर एकदम सही है। पर इसमें इसको 100% स्प्लिट कर, ये खुद ही 100% स्प्लिट नहीं होगा H प्लस आयंस में,
ये तो हो जाएगा क्योंकि ये Na प्लस और OH माइनस में खुद ही स्प्लिट होगा, पर इसको स्प्लिट करने के लिए कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए 100% सभी के। या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी या हीट देनी, कोई एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तो कुछ एनर्जी खर्चा हो गई। इसके पहले क्या हो रही थी, इसके ऊपर H प्लस और OH माइनस जुड़ते समय इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, ये रिलीज हो रही थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के समय। और कंज्यूम कितनी एनर्जी हो रही थी, कंजम्पशन वाज 0 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के समय, पर यहां पर देयर इज सम कंजम्पशन। ये प्रोसेस कुछ एनर्जी यानी डेल्टा H पॉजिटिव कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूम करेगा यानी एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करेगा, ये तो रिलीज हो रही है। तो हेसिस लॉ से समझिए, एक स्टेप में क्या हो रही है एनर्जी, पहले क्या आता, पहले स्टेप में H प्लस और Cl माइनस टूटे तो कुछ भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई। दूसरे स्टेप में Na प्लस और OH माइनस क्या हो गए, टूट गए, तो कुछ भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई। पर H प्लस और OH माइनस जुड़े तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी ये है। तो 0 प्लस 0 माइनस 57.3, नेट आंसर माइनस 57.3 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं। देखिए हेसिस लॉ क्या बोलता है, हर एक स्टेप पे एनर्जी देखना है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होता है तो HCl किस में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में। तो यहां पर जो डेल्टा H था वो था 0, फिर Na प्लस NaOH किस में कन्वर्ट हुआ, Na प्लस और OH माइनस में। तो इसका जो डेल्टा H है वो भी 0 था। और फाइनली H प्लस और OH माइनस जब जुड़े और H2O बना तब एनर्जी रिलीज कितनी हुई, माइनस 57.3। तो नेट एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन की हमने लिखा है डेल्टा H इक्वल टू माइनस 57.3, क्योंकि ये 3 स्टेप में क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो इसका 0 था, इसका 0 था, पर ये जुड़ते समय इतना आया, तो फाइनल आंसर इतना आया। पर यही जब यहां पर क्या है, अभी समझिए आप, यहां पर हमारे पास वीक एसिड है, तो वीक एसिड को तोड़ने के लिए वो खुद से नहीं टूटेगा क्योंकि वीक है। तो ये CH3COOH गिव्स CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसके लिए डेल्टा H कुछ तो मान लीजिए +5 आएगा, कुछ तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये +5 प्लस 0, ये तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो +5 माइनस 57.3, हेसिस लॉ से तीनों स्टेप को ऐड करूंगा तो ये आएगा, समझिए -50.3, तो ऐसे आया -52.3 समझिए। तो उससे एनर्जी कम रिलीज होगी। तो कभी भी वीक एसिड और वीक बेस हो तो 57.3 से कम ही रिलीज होती है एनर्जी। समझ में आ रहा है? और ये एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, आप मार्जिन में लिख सकते हैं, दिस एनर्जी is consumed for dissociation। तो कई बार पर्पसली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज किए जाए तो एनर्जी रिलीज होती है 57.3, क्वेश्चन समझना। पर इसके जगह अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज कराए जाए तो एनर्जी रिलीज होती है -47.3, तो उससे कम है। तो बताइए एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिसोसिएशन होने के लिए कितनी एनर्जी लगी। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए -57.3 लगती है, पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतनी लगी, यानी डिसोसिएशन में कितनी कंज्यूम हुई है, 10 किलो जूल। समझ में आ रहा है? डिसोसिएशन के लिए कितनी कंज्यूम हुई है, दोनों का डिफरेंस 10, 50 -57.3 आनी चाहिए थी न्यूट्रलाइजेशन की, पर आई कितनी है
इतनी, यानी जो बीच की एनर्जी कंज्यूम की गई है वो डिसोसिएशन के लिए ही कंज्यूम की गई है। गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक फाइनल बात ये है जो मार्जिन में आप लिख सकते हो कि HF जब न्यूट्रलाइज होता है, भले ही ये क्या है, वीक एसिड है HF, तो भी वीक एसिड की मैंने क्या बताई, एग्जाम्पशन है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। वीक एसिड से वीक एसिड या वीक बेस हो तो क्या होता है, एनर्जी 57.3 से कम आती है। सिर्फ HF ही ऐसा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसकी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी 57.3 से ज्यादा आएगी। एंड दिस इज बिकॉज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आप लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। काम की बात इतनी ही है, बाकी सब मैंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको बताया है। आप स्क्रीन पॉज करके पूरा अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि 3 एसिड्स हैं, एक है A1 एसिड, एक है A2 एसिड और एक है A3 एसिड। समझ में आ रहा है? इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -47, इसका है -57 और इसका है -52। और मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको पता है कि जिस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर A2 ने सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है, तो A2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। फिर A3 स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर लास्ट में सबसे वीक जो है A1 होगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से एक तो आप ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। दूसरे छोटे मोटे जो एंथैल्पीज हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर मान लीजिए 1 मोल लिक्विड है, उसको हमने 1 मोल गैस में कन्वर्ट किया, तो ये क्या होगा, इसको ही बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये सेम उसी तरह है जिस तरह से हम लोग एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद अगर मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अगर फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अगर 1 मोल सॉलिड को आपने 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसके बाद मैं दूसरी बात करूं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी सॉलिड सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोला जाएगा उसको। और क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसको बोलेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी होता है, कि मान लो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाने के लिए जो एंथैल्पी यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ये इतने आते नहीं हैं और थोड़े थोड़े नाम हैं एंट्रोपी की तरह। अगर टेक्स्ट बुक में आ जाए तो आप ये नहीं समझना कि ये सर ने नहीं बताया है। कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन और ये ट्रांजिशन, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो ये कॉपी कर लें। तो फिर हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को देखते हैं। देखिए और भी कुछ नाम हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये देखिए ये नाम जो है इतने यानी यूज़ में नहीं आते हैं क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और इसमें से थोड़े से लेसर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर नाम पता होनी ज़रूरी है। नाम आते हैं तो आपको नए नहीं लगने चाहिए एग्जाम में। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यानी हीट जो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल गैसियस आयन अंडरगोज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी क्या, मान लीजिए कोई भी आयन हो, अगर उसको चारों तरफ से, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, चारों तरफ से क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल ने उसको सराउंड कर लिया, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। तो हम बेसिक केमिस्ट्री में अभी ज़्यादा नहीं जाते हैं, पर एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अंडरगोज हाइड्रेशन। 1 मोल जब हाइड्रेशन गैसियस आयन होना चाहिए, जैसे Na+ गैसियस आयन है और वाटर के साथ उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, वाटर के साथ डिसॉल्व किया गया, तो Na+ आयन एक्वियस आयन बनेगा। Na+ क्या बनेगा, एक्वियस आयन बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ, इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी Na+ आयन रखा, उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो गए, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। वैसे कोई नेगेटिव आयन हो, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, ये गैसियस फॉर्म में होने चाहिए दोनों। 1 मोल गैसियस आयन बोला है ना,
हम गैस ले रहे हैं और उसको पानी में, ऑक्सीजन आयन है गैसियस फॉर्म में, उसको पानी में पाइप के द्वारा वगैरह डिसॉल्व कर रहे हैं और तब वो O2- एक्वियस यानी वो गैस में डिसॉल्व हो जाएंगे आयंस, नेगेटिव आयंस, यानी वाटर में सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीजन के आयंस हैं, तो तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और इसमें भी हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये इतना ही समझना है। वैसे ही सॉल्ट्स, आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, कोई भी एनीहाइड्रस सॉल्ट ले लो, ये CuSO4 एनीहाइड्रस है, इसमें वाटर नहीं है। अगर आप उसको 5 मॉलिक्यूल्स लिक्विड यानी वाटर के साथ अटैच करो तो ये पांचों इसको सराउंड कर लेंगे, CuSO4 को 5 ले सकता है, तो CuSO4.5H2O हो जाएगा। और तब जो एनर्जी, इनके जुड़ते समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे जो एनीहाइड्रस सॉल्ट्स है, यानी ग्रीन विट्रॉल है हमारा, आयन सल्फेट सोल्यूशन FeSO4.6H2O वो भी बनता है, तब भी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाए और एनर्जी रिलीज हो तो उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 1 मोल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन के बारे में मैं बता रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सोल्यूट, यानी सॉल्ट ले लो आप, NaCl सोल्यूशन ले लो, तो NaCl सोल्यूशन में हमने क्या करते हैं? 1 मोल सॉल्ट लेते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं, और पानी मिक्स करने से क्या बनेगा? सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। और तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, पर वो क्या रहती है, कोई डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती, इससे हमको फील नहीं होती है। पर जब भी हम एंथैल्पी चेंज 1 मोल ऑफ सोल्यूट देखेंगे, जैसे चूना, अगर पानी में चूना मिला हो, आप घर में चूना लगाते हैं ना, हाँ, लोगों को चूना मत लगाओ, दीवारों पे चूना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, वाइट वॉशिंग करते हैं, तो तब क्या करता है पेंटर? क्या करता है पेंटर भाई साहब? रात को ही आकर चूना भिगा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब जैसे ही चूना पानी में मिलाते हैं बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वो इतना गर्म हो जाता है कि वो तब अप्लाई नहीं कर सकते, तो एक क्या करते हैं, एक दिन पहले ही चूना मिलाकर, पानी मिलाकर उसको रख देते हैं, ताकि जो भी एनर्जी है पूरी रात भर वो रिलीज हो जाएगी और ठंडा हो जाएगा, और सुबह आकर वाइट वॉशिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई सोल्यूशन बनता है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और तब उसको एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे NaCl+H2O क्या बनेगा? NaCl एक्वियस बनेगा। ये वैसे भी CuSO4+H2O, क्यों CuSO4 एक्वियस? देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें पर्टिकुलर नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसमें CuSO4 डिसॉल्व हो जाएगा उसमें पानी में, पूरी तरह से घुल जाएगा। CuSO4 क्या करेगा? पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दोनों में फर्क है। अब लिख लो, तो फिर सम्स वगैरह करेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन फॉर हाइड्रेटेड FeSO4R -250 एंड -450, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनीहाइड्रस FeSO4। तो यहाँ पर मेनली आपको समझना है एक एक चीज को। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनीहाइड्रस यानी सिर्फ FeSO4 लिखूंगा मैं, FeSO4+H2O, FeSO4+H2O gives FeSO4 aqueous। इसका एंथैल्पी कितना है? ये -450 नहीं, -250 है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोला है? हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O प्लस H2O। जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो FeSO4 क्या हो जाएगा? एक्वियस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो कितनी है? -450 किलो जूल। ये गिवन है।
पहले आप लैंग्वेज को समझिए, हाइड्रेटेड है ना तो FeSO4.7H2O लिखा जाएगा, एनीहाइड्रस है तो सिर्फ FeSO4 लिखा जाएगा। ये इतना आप क्या करना है, आपको पहले लैंग्वेज को समझना है। फाइनली हमको क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन चाहिए। हाइड्रेशन यानी FeSO4 प्लस 7H2O गिव्स FeSO4.7H2O। इसका हमको एंथैल्पी चाहिए, इसका हमको क्या चाहिए, एंथैल्पी चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्या है, आप कल मैंने बताया था हेसिस लॉ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन चाहिए ना, ये वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे इसके साथ तब की एंथैल्पी चाहिए। तो आप देख रहे हैं FeSO4.7H2O राइट हैंड साइड चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ये रिएक्शन रिवर्स करता हूं और लिखता हूं सेकेंड वाली, रिवर्स सेकेंड रिएक्शन करता हूं। तो FeSO4 aqueous gives H2O प्लस FeSO4.7H2O, और ये -450 था तो इसका डेल्टा H क्या होगा, प्लस 450 आएगा। इसका डेल्टा H क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और दूसरे में लिखेंगे FeSO4 प्लस H2O, ये वाली रिएक्शन FeSO4.H2O gives FeSO4 aqueous। समझ में आ रहा है, समझा? अच्छा, अभी ये भी क्या था, जो भी एक्वियस था उसके सामने एक्वियस लिख दो। अभी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो FeSO4 एक्वियस और FeSO4 एक्वियस दोनों तरफ से कट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, FeSO4 प्लस H2O, ये भी एक्वियस था ना और ये भी एक्वियस था, ये सेकेंड रिएक्शन रिवर्स किया, यहां पर इस साइड एक्वियस है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। बचेगा क्या, FeSO4 प्लस H2O गिव्स H2O प्लस FeSO4.7H2O। राइट हैंड साइड ये बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड ये। अभी एक बात यहां पर समझिए, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों ये एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको सोल्यूशन में डेफिनेशन लिखाया था, ये वाटर क्या है, एक्वियस कब लिख सकते हैं, जब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर भी बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो डायरेक्ट मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मेरे को जितने की रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो गया तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन कहाँ मिली, यही बात समझने की है। इसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में यहाँ 7H2O लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, FeSO4 ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है। असलियत में ये जो जब हम एक्वियस बनाते हैं, वाटर क्या एक्सेस, यहां पर भी एक्सेस है, यहां पर भी एक्सेस है, तो बहुत सारा पानी अवेलेबल है, तो जितना हमको चाहिए, ये भी एक्सेस है, एक्चुअली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पर मेरे को जितना चाहिए उसमें से मैं थोड़ा सा रख लूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया सम? तो ये क्या होगा, ये 450 था और ये -250 था, इसको तो मैंने चेंज नहीं किया है, तो डेल्टा H क्या होगा, 450 माइनस 250, तो 200 किलो जूल होगा। तो आंसर 200 किलो जूल है। फिर से मैं समझाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सम है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनीहाइड्रस, एनीहाइड्रस यानी सिर्फ FeSO4 प्लस H2O। मेरे को यही समझाना है कि ये वाटर एक्सेस है, इसलिए एक्वियस FeSO4 बना एक्सेस वाटर के कारण, और उसकी एंथैल्पी चेंज कितनी थी, -250। जब हाइड्रेटेड लिया यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच थे, तब H2O हटाया यानी मिक्स किया तो FeSO4 एक्वियस आया, और तब डेल्टा H कितना आया, -450। और मुझे कैलकुलेट क्या बोला, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी क्या, FeSO4 के साथ जब H2O जुड़ता है तो FeSO4.7H2O बनता है, इसका हमको निकालना है। हाइड्रेटेड का सॉल्यूशन फॉर्म में दिया है, पर हाइड्रेशन का निकालना है, तो इसका डेल्टा H निकालना है। तो मैंने देखा कि ये तो क्या है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है, तो मैंने कल जैसा जो सेकेंड थी रिएक्शन उसको रिवर्स कर दिया। FeSO4 एक्वियस इधर आएगा, FeSO4.7H2O और H2O
इधर आया, और इसको एज इट इज FeSO4 प्लस H2O कि FeSO4 एक्वियस आया। तो एक्वियस दोनों तरफ से कट हो गया, ये नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव हो गया था। अभी H2O दोनों तरफ से कट होगा, पर क्योंकि दोनों एक्सेस हैं, जितना पानी चाहिए मैं रख लूंगा, बाकी को डिलीट कर दूंगा। तो ये प्लस 450 था, माइनस 250 था, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 200 किलो जूल फाइनल आंसर आएगा। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो है लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। बाकी बॉन्ड एंथैल्पी एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।